हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इम्यूनिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और ये कितनी मात्रा में पाई जाती हैं? 1.5 से 4.5 लाख, है ना। ये हमारे ब्लड में इतनी मात्रा में पाई जाती हैं। आकार कैसा होता है प्लेटलेट्स का? अनियमित होता है। केंद्रक केंद्रक एंड माइटोकांड्रिया नहीं होते हैं। जैसे आरबीसी में नहीं होते हैं, वैसे ही प्लेटलेट्स में भी केंद्रक और माइटोकांड्रिया नहीं होते हैं। जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन का होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। उत्पत्ति कहाँ से होती है? रेड बोन मैरो से। कब्रिस्तान क्या है? स्पीन या पीला। ठीक है। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्के जमने की प्रोसेस 3 चरणों में कंप्लीट होती है। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो क्या होता है? चोट लगती है। क्लॉटिंग जमने के लिए सबसे मेन प्रोसेस है चोट लगना। तो क्या होता है? सबसे पहले सेल डैमेज होती है ना। तो उससे क्या कैल्शियम जो है कैल्शियम निकलता है। कैल्शियम से फिर प्रोथ्रोम्बिन यानी कि जो मतलब प्लाज्मा जो होता है। प्रोथ्रोम्बिन का एक पार्ट क्या है? वो प्लाज्मा का पार्ट क्या है? प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है? प्लेटलेट्स हैं। जो थ्रोम्बोकाइन थ्रोम्बोकाइनेस यानी क्रिसमस कारक की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है। इन सब की प्रोसेस में और इसकी उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनता है। फिर थ्रोम्बिन फाइब्रोजन से क्रिया करके थ्रोम्बिन की उपस्थिति में क्या फाइब्रिन बनाता है। ठीक है। फाइब्रिन बनाता है और फिर फाइब्रिन ब्लड से क्रिया करके विटामिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाता है। समझ आया? ये है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस, यानी कि रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। रक्त के थक्का जमने में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? अभी बताया हमने कैल्शियम। कैल्शियम ही ऐसा खनिज है जिसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का जमता है ना। सबसे ज़्यादा सहायक क्या होता है? कैल्शियम। फिर रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? आखिरी प्रोसेस में देखा था हमने विटामिन की उपस्थिति में ही रक्त का थक्का जम सकता है। तो खनिज कौन सा आवश्यक होता है? कैल्शियम। और विटामिन कौन सा चाहिए? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो अभी बताया हमने थ्रोम्बोकाइनेस। ये पहला है थ्रोम्बोकाइनेस, दूसरा है थ्रोम्बिन और तीसरा है विटामिन के। तो ये सब क्या है? एंजाइम है। रक्त का थक्का जमाने के लिए ये आवश्यक एंजाइम है। थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बिन और विटामिन के। फिर क्रिसमस फैक्टर शरीर की कौन सी अभिक्रिया से संबंधित है? अब भी बताया हमने थ्रोम्बोकाइनेस को ही वो क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये कौन सी क्रिया से अभिक्रिया से संबंधित है? रक्त का थक्का से, है ना, ब्लड क्लॉटिंग से। फिर ब्लड बैंक में प्रयोग होने वाला प्रतिस्कंदन कौन है? तो क्या है? सोडियम ऑक्सीलेट या सोडियम क्रिट सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट जिसको बोलते हैं, है ना। सोडियम ऑक्सीलेट या इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सिट्रेट। ये ब्लड बैंक में प्रयोग होने वाला प्रतिस्कंदन है। मतलब कि जो ब्लड बैंक होता है, रक्त का थक्का ना जमे उसके लिए इसमें पहले सोडियम जो कहना चाहिए बाउल होता है या बीकर होता है जिसमें ब्लड स्टोर की जाती है, उसमें पहले क्या सोडियम सिट्रेट या सोडियम ऑक्सीलेट की क्या परत लगी रहती है। तब ब्लड को उसमें लिया जाता है जिससे ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं होती है। फिर सीरम क्या होता है? ब्लड को
फाइब्रोजन से क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो हमें सीरम प्राप्त होता है, और लसिका ब्लड को आरबीसी से माइनस करते हैं तो हमें लसिका प्राप्त होती है। फिर आ जाओ जानते हैं किसके बारे में, हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, इसका रूट वर्ड क्या है, कार्डियो। और तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। और हृदय के विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय का वजन, हार्ट का जो वजन है कितना है, 300 ग्राम है। और नवजात शिशु का वजन कितना होता है, 20 से 25 ग्राम। आकार क्या होता है हृदय का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अवस्थी क्या होती है, यानी कि उसकी लोकेशन क्या होती है हार्ट की, दूसरी पसली से छठी पसली के मध्य होती है ना। लेफ्ट साइड में 80% रहता है और राइट साइड में 20% रहता है। लेकिन इसकी जो अवस्थी है वो ये होती है दूसरी पसली से छठी पसली के मध्य। पसली कितनी होती हैं, 12 जोड़े में होती हैं, 24 पसली होती हैं हमारे मतलब हृदय में। फिर हृदय, ये देखो डायग्राम में मत जाना, बस समझने की कोशिश करें। जो हृदय का बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाला भाग होता है, हृदय के अंदर वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। और जो हृदय के अंदर वाला भाग होता है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। ये समझ में आया। अब आते हैं हृदय में। हृदय में कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ये हृदय है, उसमें 4 कक्ष होते हैं। ये 4 कक्ष बनाए हमने। ये वह होता है बायां आलिंद, और ये होता है बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां और दायां। नीचे होते हैं निलय, बायां निलय, ये होता है दायां निलय। ठीक है। ये होते हैं कपाट, इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्विअवतली कपाट, और इसको बोलते हैं त्रिवली कपाट। द्विवली कपाट इसको बोलते हैं त्रिवली कपाट। इसको कहते हैं महाधमनी कपाट, और इसको कहते हैं अर्धचंद्र कपाट। इतना क्लियर हुआ, महाधमनी कपाट और अर्धचंद्र कपाट। अब इसमें बता दिए 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं और 4 कपाट होते हैं। 1 2 3 4 कपाट। ठीक है। अब हम जानते हैं रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनी या ब्लड वेसल्स जिसे बोलते हैं, ये क्या होती हैं। पहला होती हैं सिरा, है ना, जिनको वेंस कहते हैं। और दूसरी होती हैं धमनी, और तीसरी होती है केशिका। महाधमनी, महासिरा, महाधमनी और केशिका। तो केशिका क्या होती हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है केशिका। क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी क्या होती है, केशिका होती है। ये क्या करती है, पोषक तत्व का संचार करती है और धमनी और सिरा को जोड़ती है। केशिका क्या करती है, पोषक तत्वों का संचार करती है और ये धमनी और सिरा को आपस में जोड़ती है। ठीक है। फिर ये केशिका कैसी होती है, रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। फिर आती है सिरा की बारी। सिरा का कलर कैसा होता है, नीला होता है। धमनी का कलर कैसा होता है, लाल होता है। और सिरा में कैसा अशुद्ध बहता है, सिरा में कैसा अशुद्ध रक्त बहता है ना। ब्लड कैसा बहता है, अशुद्ध, क्योंकि ब्लड के साथ क्या मिली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, क्योंकि ऑक्सीजन, ब्लड के साथ कैसा क्या बहती है, ऑक्सीजन। ठीक है। अपवाद में क्या आ जाता है, फुसफुस सिरा, और इसमें आ जाती है फुसफुस धमनी। ये इनके अपवाद हैं, है ना, क्योंकि फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इन्हें अपवाद में गिना जाता है। ठीक है। फिर यहाँ इसकी प्रोसेस देखेंगे हम कि कैसे कैसे सांस ली जाती है और कैसे कैसे हमें क्या होती है,
हमें ब्लड प्राप्त होता है या जो हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। देखो पहले ये क्या है, उच्चतम महाशिरा है। उच्चतम महाशिरा है यानी उच्चतम महाशिरा है मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आई, यहाँ से ये गई और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ नीचे आई, अशुद्ध रक्त, सॉरी फिर से क्या होगा, यहाँ से अशुद्ध रक्त मतलब कि यहाँ से जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आ रहा है, मतलब ये कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद से ये कहाँ आया, ये दाएं निलय में आया। दाएं निलय से आके ये कहाँ, फुसफुस धमनी से जाके ये कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, है ना। ये अशुद्ध रक्त जा रहा है फेफड़ों में। फेफड़ों से ये फुसफुस सिरा से क्या करेगा, बायां आलिंद में जाएगा। बायां आलिंद से क्या होगा, बायां आलिंद से ये बाएं निलय में जाएगा। बाएं निलय से क्या होगा, ये फुसफुस सिरा से फेफड़ों तक शुद्ध रक्त जाता है। तो इसकी प्रोसेस ऐसी होती है, उसी को यहाँ समझाया गया है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है महाधमनी से दाएं निलय में जाती है, दाएं निलय से दायां आलिंद में जाती है, दायां आलिंद से दाएं निलय में जाती है, फुसफुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से क्या होती है, फुसफुस सिरा क्या करती है, शुद्ध रक्त भेजती है। फिर वो शुद्ध रक्त बायां आलिंद में जाता है, बायां आलिंद से बाएं निलय में जाता है और बायां निलय फिर महाधमनी की सहायता से शुद्ध रक्त को शरीर में भेज देती है। ये होती है उसकी प्रोसेस। फिर आते हैं रक्त दाब की बारी, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हृदय के संकुचन तथा विश्राम से महाधमनी पर पड़ा दबाव रुधिर दाब कहलाता है। तो क्या होता है, हृदय के संकुचन तथा विश्राम से महाधमनी पर पड़ा दाब रुधिर दाब कहलाता है। इसे समझ में नहीं आया, मान लो ये हृदय है, अगर हम हृदय को क्या करेंगे, दबाएंगे, तो दबाने से क्या होगा, ये महाधमनी में रक्त का प्रवाह कैसा होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि रक्त के हृदय के संकुचन और फिर उसको हम छोड़ेंगे तो वो विश्राम अवस्था में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि हृदय के संकुचन और विश्राम से महाधमनी पर जो प्रभाव पर पड़ा दाब, जो यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, उसको ही रुधिर दाब कहते हैं। फिर रक्त का दाब क्या होता है, हृदय मतलब ये दो टाइप से होता है, हृदय संकुचित होता है और हृदय विश्राम होता है, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और हार्ट रिलैक्स, है ना। तो संकुचित में क्या होता है, संकुचन को क्या कहा जाता है, सिस्टोल कहा जाता है, और विश्राम को डायस्टोल, है ना। सिस्टोल कितना होना चाहिए, 120 mm से पर Hg, और डायस्टोल कितना होना चाहिए, 80 mm पर Hg। WHO के अनुसार क्या होता है, सिस्टोल कितना होना चाहिए, 140 mm पर Hg, और डायस्टोल कितना होना चाहिए, 100 mm पर Hg। ठीक है, तो क्या है, WHO ने इसकी स्थापना कब की थी, 7 अप्रैल 1948, है ना, 7 अप्रैल 1948। इसको वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड या जिनेवा में है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, स्नेपोमीटर।
फिर कुछ क्वेश्चन हैं। हृदय के संकुचन तथा विश्राम से उत्पन्न ध्वनि को हृदय हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट कहते हैं, है ना, हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट से क्या होता है, कपाट में होती है, कपाट का खुलना और बंद होना। फिर हृदय स्पंदन की ध्वनि कैसी होती है, लब डब होती है ना, धक धक नहीं होती, लब डब होती है। लब कब निकलती है, जब द्विअवतली और त्रिअवतली कपाट के बंद होने से लब की ध्वनि निकलती है और अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से डब की ध्वनि निकलती है। फिर हृदय स्पंदन की सामान्य ध्वनि मरमर है ना। असामान्य ध्वनि मतलब कि जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है धड़कन में तो उसकी ध्वनि कैसी होती है, मरमर। ठीक है। फिर हृदय स्पंदन की दर क्या कहलाती है, वयस्क में कितनी होना चाहिए, 72 पर मिनट, है ना, 72 बार, मतलब 72, 1 मिनट में 72 बार होना चाहिए। और बच्चों की 120 से 150 पर मिनट होना चाहिए। भ्रूण की 200 पर मिनट होना चाहिए। एथलीट की 60 से 68 पर मिनट होना चाहिए। और रनिंग वालों की 90 से 120 पर मिनट होना चाहिए। फिर यहाँ एक हार्ट बीट 70 ml के बराबर होती है। तो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट कितनी होगी, 72 गुणित 70, तो 5 लीटर ये आ जाएगा। अब जानते हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह हमारे दिल की धड़कन के बारे में बताता है। बस इतना याद रखें ईसीजी के बारे में। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह हमारी दिल की धड़कन के बारे में बताता है। ग्राम या इसको ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, हृदय का हृदय होता है, कृत्रिम हृदय होता है। निर्माण लिथियम इलेक्ट्रोड से। उपयोग क्या है, ओल्ड एज में इसका उपयोग किया जाता है पेसमेकर का। पेसमेकर क्या होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो खुद पेसमेकर से, दूसरा पेस सेटर से, है ना, जिसको बैटरी भी बोलते हैं। जो ए से बी तक होता है वो वो होता है पेसमेकर, और बी से सी तक होता है वो होता है ए बी नोड, है ना, या जिसको बोलते हैं बैटरी। साइनो ऑल्ट्रियल नोड और क्या होता है, ऑट्री वेट्रिकुलर नोड। फिर आता है फस्सा ओविलिस। फस्सा ओविलिस का मतलब होता है दिल में छेद। हमारा हृदय पता है 300 ग्राम का होता है, बच्चों का होता है 20 से 25 ग्राम का। ये जन्म से होती है फॉसी ओविलिस, यानी दिल में छेद, है ना। इसमें क्या होता है, इसके जो ऊपर के आलिंद होते हैं उनके बीच में छिद्र हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलने लगती है ना। फिर आती है हार्ट फेल। ये 2 टाइप का होता है, हार्ट अटैक और कार्डियो अरेस्ट। ये परिसंचरण समस्या होती है, यानी कि जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होकर हृदय तक नहीं पहुंच पाता किसी वजह से, तो वो क्या होता है, हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें। अब हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में और 1902 में। 1901 भी आ सकता है, 1902 भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, कोई वायरस, ब्लड ग्रुप में क्या होता है, कोई भी वायरस आया, की लॉक रिलेशन हुआ, मतलब प्रतिरक्षी बनी, की लॉक रिलेशन हुआ। मतलब कि अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वैक्सीन में अपन को की लॉक रिलेशन ज़रूरी होता है बनना, लेकिन
ब्लड ग्रुप में अगर की लॉक रिलेशन बन रहा है तो मतलब वो हमारे लिए हानिकारक है। अगर ब्लड ग्रुप में की लॉक रिलेशन बन गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, एंटीजन क्या है, आरबीसी है, और एंटीबॉडी क्या होती है, प्लाज्मा होती है। ये साइन होता है किसका, वैज्ञानिक ने देखा कि इस आकार का जब ब्लड सैंपल लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसको इस आकार का एक ग्रुप मिला। उसने उसको दे दिया ए, और इस आकार का मिला तो उसको दे दिया बी, और दोनों आकार के जब मिले तो उसको दे दिया ए बी, और जब कोई आकार ही नहीं मिला तो उसको दे दिया ओ, जिसको कहा 0 या ओ, है ना। और एंटीबॉडी कौन सी, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी एंटीबॉडी मिली, ए में बी की मिली और बी में ए की मिली, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं मिली, और ओ में ए और बी दोनों की एंटीबॉडी मिली। फिर क्या हुआ, अब जैसे कि दान और ग्रहण करने की बारी आई तो जैसे बी वाला ए को दे सकता है कि नहीं, तो जब ए और बी में क्या होता है, ई में जो है एंटीजन है वो ये है, और एंटीबॉडी काय की रहती है, बी की, और ए में एंटीजन क्या होता है, ए का, और एंटीबॉडी होती है बी की। लेकिन जब देने की बारी आती है तो इसकी एंटीबॉडी रिएक्टिव हो जाती है, देने वाले की सिर्फ जाता कौन है, एंटीजन जाता है, और इसमें दोनों एक्टिव रहते हैं। तो जब बी वाला ए के पास जाएगा तो इन दोनों में मिलके की लॉक रिलेशन हो जाएगा, जिससे क्या होता है, की लॉक रिलेशन होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए बी वाला ए को ब्लड नहीं दे सकता। इसी प्रकार ए वाला बी को दे सकता है कि नहीं, देखते हैं। इसमें ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ये जाएगा किसके पास, बी के पास, तो इसके पास भी ये दोनों एक्टिव होते हैं, तो इसमें क्या है, इसकी एक ही एंटीबॉडी होती है, की लॉक रिलेशन हो जाएगा, इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये भी इसको ब्लड नहीं दे सकता। अब बी वाला ए बी को देता है कि नहीं, अब बी वाला ए बी को देता है कि नहीं, इसमें एंटीजन क्या होता है, ये होते हैं, और एंटीबॉडी कोई नहीं बनाता ए बी, तो क्या होगा, की लॉक रिलेशन नहीं होता, मतलब ये सबको ब्लड, सबसे ब्लड ले सकता है कौन, ए बी, ये सर्वग्राही कहलाता है। अब ओ वाला बी वाले को दे सकता है कि नहीं, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन नहीं होता, सिर्फ एंटीबॉडी होती है, तो एंटीबॉडी तो वैसे ही डीएक्टिवेट रहती है, इसके पास जाता है कुछ नहीं रहता, कोई की लॉक रिलेशन नहीं होता, मतलब ओ वाला सर्वदाता होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। फिर आगे जाते हैं RH फैक्टर सिस्टम के बारे में। अभी हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा, ABO, है ना। अब हम जानते हैं RH फैक्टर सिस्टम के बारे में। इसकी खोज किसने की थी, कार्ल एंड विनर ने, है ना, जिसको डी एंटीजन सिस्टम भी कहते हैं, और इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और विनर साहब ने की थी। RH का फुल फॉर्म होता है रैशिस मंकी, मतलब कि फिर यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ब्लड सैंपल लिया और उन्होंने ब्लड ग्रुप तो देखा, लेकिन अब उसको और जूम किया, जिसमें हमें इस टाइप की एंटीबॉडी मिली, है ना, इस टाइप का एंटीजन मिला, जिसको नाम दिया उन्होंने डी एंटीजन नाम दिया। तो क्या हुआ, अगर डी एंटीजन अगर प्रेजेंट होता तो उसको पॉजिटिव बोल देते, और अगर डी एंटीजन एब्सेंट होता तो उसे नेगेटिव बोला जाता। तो क्या हुआ, अगर इस टाइप की एंटीबॉडी, मतलब ये काय का है, ए का है, और अगर इसमें डी एंटीबॉडी नहीं है तो वो कैसा है, ए नेगेटिव है, और अगर डी एंटीबॉडी अगर इधर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला, बी पॉजिटिव, है ना। इस तरीके से इनको देख लो, बी वाले को ए वाला, बी वाले को ए बी वाला, सी वाले को ए बी वाला। इस टाइप से हम एंटीबॉडी के बारे में जान सकते हैं, मतलब कि सिर्फ
प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता, बाकी माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है, प्लस वाला भी प्लस वाले को दे सकता है, माइनस वाला माइनस वाले को दे सकता है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, माइनस वाला प्लस वाले को प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता, बाकी सारी कंडीशन में वह ब्लड प्लस वाले और माइनस वाले को दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, ओ सर्वदाता होता है, ओ माइनस वाला सर्वदाता होता है और ए बी प्लस सर्वग्राही होते हैं, है ना। एबीओ सिस्टम में अपन को पता है सर्वदाता ओ होता है और आरएच फैक्टर में सर्वदाता ओ माइनस वाला होता है और सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वग्राही इसमें ए बी प्लस वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सा देख लेना, आप पढ़ लेना। ब्लड टाइप दिए हैं, कौन दे सकता है और कौन ले सकता है। ठीक है, इनको नोट डाउन करके थोड़ा रीड कर लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलेस। क्या होता है ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलेस क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसमें प्लस वाला माइनस वाले को जीवन में एक बार दे सकता है ब्लड, है ना। WHO के अनुसार क्या होता है, सेम RH में शादी करना चाहिए। जैसे A प्लस वाला आल प्लस वाले से कर सकता है, A माइनस वाला आल माइनस वाले से कर सकता है। तो हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस के बारे में जानते हैं। अगर फादर प्लस है और मदर माइनस है और अगर बेबी प्लस हो गया तो क्या होगा, ये बीमारी हो जाएगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस का। मतलब बेबी माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अगर प्लस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर माइनस हुआ तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चा तो जीवित रहता है, हाँ, इसमें एक बच्चा तो जीवित रहता है, लेकिन आने वाले और बच्चे जीवित नहीं रह पाते इसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस में। इसका उपचार क्या होता है, ये जो मदर होती है और बेबी होती है, उसके अगर इसका मदर का माइनस है और बेबी का प्लस है तो ये प्रसव के समय इनका ब्लड इसके पास जाएगा और एक बच्चा तो जीवित रह जाता है, लेकिन बाकी बच्चे जीवित नहीं रह जा सकते। इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन, जो प्रसव के 72 घंटे पहले दी जाती है। अगर इस बीमारी का पता चल जाए टाइम से तो क्या कर सकते हैं, एक इंजेक्शन आता है इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन, जो प्रसव के 72 घंटे पहले दी जाती है, जिससे ये नहीं होता। अब जानते हैं प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब सहज प्रतिरोधक क्षमता और एक्वायर्ड या एडेप्टिव मतलब उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता। तो इन्नेट क्या होती है, ये जन्म से होती है और एक्वायर्ड ये जन्म के बाद होती है ना, जन्म से होती है। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जन्म से होती है, अनुवांशिक होती है। सहज प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एपिथेलियल सतह, एंटीबैक्टीरियल सतह, कोशिकीय कारक। एपिथेलियल सतह क्या होती है, त्वचा स्किन सूक्ष्म जीव से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कि जैसे हमें पसीना आता है तो पसीना से हमें जो बैक्टीरिया निकलते हैं उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और श्वास नली में जो होती है म्यूकस होता है, एंटीबैक्टीरियल, है ना। एंटीबैक्टीरियल वो पाई जाती है। जैसे बाय चांस हमारे शरीर मुंह के अंदर कुछ कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो ये श्लेष्मा क्या करता है, उसको वहीं किल कर देता है। फिर आता है आहार नाल। आहार नाल से क्या होता है, ये मुख गुहा से ग्रास नली अमाशय से छोटी आंत और बड़ी आंत में पहुंचती है और उसको किल कर देती है ना। मुख से मलद्वार तक की दूरी कितनी होती है, भोजन को पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 30 फीट यानी कि 9 मीटर की। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है,
6.25 से 7 मीटर और बड़ी आंत की होती है 1.5 से 1.8 मीटर। फिर आती है आहार नाल में क्या होती है, सलाइवा यानी कि लार जो होती है एंटीसेप्टिक का काम करती है, जिसको लाइजोजाइम कहते हैं ना। फिर आता है अमाशय। अमाशय में क्या होता है, HCl होता है जो जम्स को मार देता है। फिर होती है कंजक्टिवा यानी कि आँख। आंसू से क्या होती है, आंसुओं में भी क्या होता है, लाइजोजाइम होता है, एंटीसेप्टिक होती है आंसुओं में भी। फिर आती है, अब हमने देख लिए एपिथीलियल, अब एंटीबैक्टीरियल सतह। एंटीबैक्टीरियल सतह क्या होती है, सूक्ष्म जीव रक्त में प्रवेश करे। अब जैसे एपिथीलियल यानी त्वचा, श्वासनाल, इन सब से भी बच के अगर वो निकल गया तो वो रक्त में जब प्रवेश करता है तो उसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसको लाइजोजाइम या प्रोपोडाइन कहते हैं, जो उनको किल कर देती है। फिर आती है कोशिकीय कारक, है ना, सेलुलर सरफेस। इसमें क्या होता है, अगर वो ब्लड से भी बच गया तो वो फैगासाइट कोशिका उसका भक्षण कर लेती है ना, किसका, कोई भी वायरस का या सूक्ष्म जीव, जो भी हानिकारक जो पदार्थ हमारे शरीर में चला जाता है, अगर इन दोनों से बच भी गया तो फैगासाइट कोशिका उसका भक्षण कर लेती है। फिर आती है दूसरी जो हमने पढ़ी, एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता। ये दो टाइप की होती है, सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता और एक होती है अक्रिय प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव और पॉजिटिव। तो एक्टिव में क्या होती है, नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल क्या होती है, जैसे चिकन पॉक्स हुआ तो ये मेमोरी एंटीबॉडी बना के इसको किल कर देता है। और आर्टिफिशियल क्या हुआ, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, मृत और कमज़ोर वायरस से हमें ठीक करता है ना, वैक्सीन की सहायता से ये इम्यूनिटी मिलती है हमें। फिर आती है पॉजिटिव। इसमें भी होती है दो टाइप की, प्रतिरोधक क्षमता और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो इसमें अक्रिय में क्या होती है, ये बाहर से हमें एंटीबॉडी मिलती है बाहर से। कैसे, माता से बच्चे को मिलेगी, काय से, मिल्क फीडिंग से एंटीबॉडी, है ना। जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमें किससे मिलती है, माता से बच्चे को मिलती है, मिल्क से। और दूसरी होती है कृत्रिम, क्या होता है, प्लाज्मा डोनेशन से एंटीबॉडी मिलती है। तो ये हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर था। जहाँ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, अगर मुझसे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।